हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नेस्टिंग डेप्थ का। नेस्टिंग डेप्थ एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं अभी ऐप की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम कोई कंडीशन या कोई लॉजिक के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं, कभी हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, कभी हम केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं कि नेस्टिंग का मतलब हो गया कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप, एक ही लूप जब आप बहुत बड़े डेटा के लिए, बहुत बड़े डेटा का मतलब है कि अराउंड 50,000 प्लस है, 1 लाख प्लस है, 5 लाख प्लस है, हो सकता है 10 लाख प्लस है। इतने बड़े डेटा के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे लूप चला देते हैं। अब लूप चलाने में क्या होता है कि हमारा कंडीशन वहाँ पे मैच हो जाता है, बट फिर भी हमारा लूप चलता रहता है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आज हम वही बात करने वाले हैं कि अगर सपोज हमें कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी अगर आपको डेवलपमेंट करना है वेब के अंदर, तो आप किस टाइप से डेवलपमेंट करोगे और किस टाइप से नेस्टिंग डेप्थ को कंट्रोल करोगे। अगर सपोज आप इफ़ लगा रहे हो, लूप लगा रहे हो, तो कैसे आप, कौन से मेथड का आप यूज करोगे जिससे आपके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, रीडेबिलिटी अच्छा हो, कोड को अच्छे से आप मेंटेन कर सको। किसी को चेंज करना है, कोई भी डेवलपर हो, किसी को चेंज करना है तो ईजिली आपके उस नेस्टिंग डेप्थ को समझ सके और ईजिली वहाँ पर जाकर चेंज कर सके। अगर आप अपना कोडिंग अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वहाँ पे आपको टेस्टिंग एंड डिबगिंग में भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है कि आप इजीली उस प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं, एरर फाइंड कर सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में नेस्टिंग डेप्थ के बारे में ही बात करने वाले हैं कि हम अपने प्रोग्राम से नेस्टिंग डेप्थ जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेस्टेड डेप्थ का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, EC38 से अपना एडिटर ओपन करते हैं। यहाँ पे इसको हम चेंज मोड में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे नेस्टेड डेप्थ के बारे में मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड डेप्थ में एसएपी बहुत टाइप का आपको यहाँ पे सजेशन देता है कि आप अपने जो प्रोग्राम को नेस्टेड किया है उस डेप्थ को कम करने के लिए आप यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जो आपको अपनाने के लिए एसएपी आपको बोलता है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो आपको तरीका बोलता है यहाँ पे एसएपी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में बोलता है आपको अर्ली एग्जिट रिटर्न कीवर्ड के साथ बोलता है कि आप अर्ली एग्जिट करो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड के साथ। अब मेनली इसका मीनिंग क्या है कि अर्ली एग्जिट हमें रिटर्न करना है। अर्ली एग्जिट हम रिटर्न के साथ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं एक सब रूटीन क्रिएट करता हूँ। ऐसे मैंने अभी आपको सब रूटीन के बारे में बताया नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए परफॉर्म, यहाँ पे मैं लेता हूँ सब रूटीन, सम ले लेते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्रिएट कर लेता हूँ। इस पर डबल क्लिक करने पे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस इंक्लूड में क्रिएट करना है। आप यहाँ पे मेन प्रोग्राम रखो, यहाँ से ओके कर दो, यहाँ पे आपका सब रूटीन क्रिएट हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसका भी हमें नीड नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक सब रूटीन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2-3 पैरामीटर लेते हैं। अब यहाँ पे पैरामीटर के लिए क्या करना है, हमें पैरामीटर लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक वेरिएबल हम लेते हैं var1 टाइप आई, सेकेंड हम लेते हैं var2 टाइप आई, और सम भी हम लेते हैं टाइप आई। सारा का सारा वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का ले लिया। इसको हम थोड़ा फॉर्मेटेड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सब रूटीन के अंदर
पैरामीटर पास करते हैं जो हमारा एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे हम पैरामीटर क्या ले सकते हैं, यूजिंग कीवर्ड हम यूज करते हैं। पैरामीटर यूज करने के लिए यहाँ पे हम लेते हैं val1 टाइप आई, val2 टाइप आई एंड val sum टाइप आई। यहाँ पे हमने क्या किया, इस सब रूटीन के अंदर भी 3 पैरामीटर ले लिया हमने। यहाँ पे val1 है पैरामीटर हमारा फर्स्ट, इसका टाइप इंटीजर है। यहाँ पे हमारा सेकेंड val2 है, इसका भी टाइप हमारा इंटीजर है। और एक सम है, इसका भी टाइप हमारा इंटीजर है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस सारे पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, var1 को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ भी आप यूजिंग टाइप करोगे, यूजिंग var1 var2 और सम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों पैरामीटर में वैल्यू हमने पास कर दिया। यहाँ पे var1 में जो वैल्यू आप पास करोगे यहाँ पे val1 के अंदर आएगा, var2 में जो वैल्यू आप पास करोगे val2 के अंदर आएगा, सम में जो आप वैल्यू पास करोगे वो इस सम के अंदर आएगा। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ val1 इज इनिशियल या val2 इज इनिशियल, val2 इज इनिशियल, अगर हमारा val1 में जो आपने वैल्यू पास किया है अगर ये वैल्यू इनिशियल है, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, val2 में भी अगर आपने जो वैल्यू पास किया है वो अगर इनिशियल है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो कि लूप यहीं से टर्मिनेट हो जाए। हो सकता है कि अभी तो मैं आपको 2 या 3 लाइन का कोड दिखा रहा हूँ, बट हो सकता है कि आपका सब रूटीन बहुत बड़ा हो जिसमें नीचे हज़ारों लाइन का आपने स्टेटमेंट डाला हो, तो सारा का सारा स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा अगर आप यहाँ पे हेडर पे ही कंट्रोल नहीं करोगे। तो इसके लिए एसएपी बोलता है कि आप क्या करो कि यहाँ पे चेक कर लो, अगर यहाँ पे val1 val2 में डेटा नहीं है तो आप क्या करो, यहीं से एग्जिट ले लो, अर्ली एग्जिट इसी को हम बोलते हैं। कि यहाँ से आप रिटर्न कीवर्ड डालो, RETURN रिटर्न, और यहाँ पे आप इसको एंड इफ कर दो। अगर यहाँ पे val1 चेक करेगा, val2 को चेक करेगा, अगर दोनों इनिशियल होगा या दोनों में कोई भी एक इनिशियल होगा तो हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करना, हमें यहाँ से रिटर्न हो जाना है। रिटर्न करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी मैसेज उसके लिए प्रिंट करा सकते हो। अगर सपोज यहाँ पे val1 और val2 दोनों में वैल्यू डला हुआ है तब हमें यहाँ पे जो है राइट स्टेटमेंट एक ले लेते हैं। सपोज हम राइट स्टेटमेंट ने यहाँ पे सम के अंदर ही वैल्यू हम यहाँ पे पास करा देते हैं, सम इक्वल टू val1 प्लस यहाँ पे val2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, var1 के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं पर var2 के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करते। var1 में हमने क्या किया, यहाँ पे 10 असाइन कर दिया, और var2 हमारा यहाँ पे ब्लैंक है। हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं, यहाँ पे हम सम को राइट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सम प्रिंट कराना है। एक्टिवेट किया हमने, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे 0 प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि var1 में वैल्यू है, var2 हमारा इनिशियल है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके प्रोग्राम में आपका हो क्या रहा है, F5 आपको करना है। यहाँ पे val1 के अंदर 10 है, val2 आपका ब्लैंक है, सम तो हम यहाँ पे नीचे अभी करने वाले हैं क्योंकि सम हम नीचे यूज करने वाले। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप किया, F5 किया, val2 ब्लैंक है, यहाँ पे इनिशियल चेक किया, यहाँ से हमारा लूप
रिटर्न हो गया। यहाँ पे राइट स्टेटमेंट में उसने जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ से फिट हम कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर लिया। तो सेम चीज़ है कि एसएपी आपको क्या बोलता है कि जब इस टाइप का कंडीशन हो कि जो वैल्यू आपको पता है कि अगर ये वैल्यू हमारा इनिशियल है और इसके बिना हमारा नीचे का स्टेटमेंट काम नहीं करना है, तो सारा का सारा स्टेटमेंट आप ऊपर फर्स्ट टाइम हेडर पे ही चेक करा लो। अगर कोई भी वैल्यू अगर आप जिस टाइप से जो भी ये वैलिडेशन आप लगाना चाहते हो उस वैलिडेशन को पास नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ से अर्ली एग्जिट ले लो। इससे होगा कि नीचे आपका जो 500,000 लाइन का जितना भी बड़ा आपका कोड होगा, स्टेटमेंट डला होगा, वो सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप यहाँ से ऊपर से यहाँ फर्स्ट लाइन से ही एग्जिट ले लोगे। फिर आप क्या कर सकते हो कि दोबारा उसको उस हिसाब से मैसेज पास करा सकते हो, फिर से आप करेक्ट वैल्यू पास करके उस स्टेटमेंट को आप रन करा सकते हो। तो ये है हमारा अर्ली एग्जिट रिटर्न के साथ। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि सपोज मैंने आपको सब रूटीन के साथ बताया, बट इसका अर्ली एग्जिट का यूज आपका यहाँ पे सिर्फ सब रूटीन के साथ ही नहीं, यहाँ पे सब रूटीन के साथ आप इसका यूज कर सकते हो, प्लस आप इसका यूज आप फंक्शन मॉड्यूल के साथ कर सकते हो। एसएपी के अंदर हम फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, इसके साथ आप इसका यूज यहाँ पे क्लास के मेथड के साथ करते हो। आप यहाँ पे इस टाइप का जो अर्ली एग्जिट रिटर्न वाला जो कोड है आप सब रूटीन के साथ लगा सकते हो, फंक्शन मॉड्यूल के साथ लगा सकते हो, और आप यहाँ पे क्लास मेथड के साथ लगा सकते हो। ये था हमारा कि हम अर्ली एग्जिट रिटर्न के साथ कैसे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इस कोड को हम यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम इसी से रिलेटेड बनाते हैं कि अर्ली एग्जिट यहाँ पे हम लेने वाले हैं कंटिन्यू के साथ। यहाँ पे था हमारा रिटर्न कीवर्ड के साथ, यहाँ पे हम लेने वाले हैं कंटिन्यू के साथ। अब कंटिन्यू के साथ आप अर्ली एग्जिट कैसे लोगे कि सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम कोई टेबल देखते हैं। हम यहाँ से न्यू सेशन लेते हैं, AC 16 में चलते हैं। AC 16 हमारा एक क्लाइंट का टेबल है T000। हम इसको देखते हैं इसमें कितने वैल्यू हैं। T000 के अंदर हमारा यहाँ पे कितना नंबर ऑफ हिट कितना है, 7 है। हम इसी टेबल को लेते हैं, यहाँ पे हम इस टेबल से डेटा लेते हैं, Ctrl+C। इसमें फर्स्ट फील्ड क्या है, मैंडेट है, एम टेक्स्ट है, ORT01 है। हम इस तीनों फील्ड को यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसको अब हम चलते हैं अपने एडिटर पे। यहाँ पे हम एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम T000 टेबल है इनटू टेबल @ T000। हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया सारा इस टेबल के डेटा को। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस पे लूप लगाते हैं, लूप एट T000 इंटू, हमने यहाँ पे एक लोकल स्ट्रक्चर, इनलाइन लोकल स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसको हम इन लूप करते हैं। यहाँ पे हम वहाँ से 3 फील्ड का नेम कॉपी करके लाए थे, जिसको हम यहाँ पे राइट स्टेटमेंट में यूज करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट फील्ड इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा है, एलएस मैंडेट है। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं एम टेक्स्ट के लिए भी, और यहाँ पे ORT01 के लिए भी। हम इसको यहाँ से कोड को फॉर्मेटेड करते हैं
अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया T000 में, और यहाँ पे उसका हमने 3 फील्ड, जो स्टार्टिंग का जो 3 फील्ड था वो तीनों फील्ड हम यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे कैंसिल करते हैं हम इसको। क्या एरर बता रहा है, नॉन, अच्छा हमने यहाँ पे एक 0 ज़्यादा डाल दिया है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देख रहे हो यहाँ पे कि जो क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम और किस सिटी का क्लाइंट है, यहाँ पे सिटी भी प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे इंटरनल टेबल में सिर्फ 7 रिकॉर्ड है, बट हो सकता है कि आप जिस इंटरनल टेबल के साथ काम कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है कि लाखों में रिकॉर्ड हो, और लाखों रिकॉर्ड के लिए आप लूप चला रहे हो। अब उस टेबल में 30,000 ऐसा रिकॉर्ड है लाख रिकॉर्ड में कि जो 30,000 रिकॉर्ड आपको नहीं चाहिए, बट जब आप लूप चलाओगे तो 30,000 रिकॉर्ड भी चेक होगा, और उस 30,000 रिकॉर्ड के लिए 30,000 टाइम लूप चलेगा। तो इस केस के लिए एसएपी क्या बोलता है कि आप क्या करो, कंटिन्यू से उस टाइप के केस को पहले ही बाहर आप कर दो। पहले बाहर का करने का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे 7 रिकॉर्ड है। अब सपोज हमें सिर्फ वो क्लाइंट आईडी चाहिए जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, 0 वाले जो क्लाइंट आईडी है हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप के लिए यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि अगर लूप के अंदर हो सकता है कि आपका लूप का स्टेटमेंट बड़ा है, तो हो सकता है इसके नीचे जो आपका कोड हो हज़ारों लाइन का कोड हो, तो 30,000 रिकॉर्ड के लिए और पूरा का पूरा स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको बहुत टाइम लेगा। तो इस टाइप के कंडीशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे एसएपी आपको बोलता है कि आप चेक करो कि इफ, अब इस स्ट्रक्चर का फर्स्ट फील्ड कौन सा है, क्लाइंट आईडी, इस मैंडेट में है। तो अगर मैंडेट, अब यहाँ पे इस मैंडेट का फर्स्ट हमने यहाँ पे फील्ड क्या देखा था, 0 पे क्या था, यहाँ पे फर्स्ट जो रिकॉर्ड था 1 वाला जो है, इस पे हमारा था 0। तो हम इसको चेक करा लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू, अगर ये 0 है हम यहाँ पे एंड इफ बंद करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम इसको लूप को कंटिन्यू कर देते हैं। जब भी ये चेक करेगा क्लाइंट, जिस क्लाइंट का फर्स्ट लेटर 0 होगा वहाँ से क्या करेगा, यहाँ से लूप कंटिन्यू हो जाएगा, नीचे के पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, फिर सेकेंड के लिए चेक करेगा, फिर थर्ड के लिए चेक करेगा। इससे क्या होगा कि आपने यहाँ से अर्ली एग्जिट ले लिया कंटिन्यू लगाकर, और आपका इसके नीचे हो सकता है हज़ारों लाइन का जो स्टेटमेंट और कोड होगा वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ और आपका लूप यहाँ पे फास्ट हो गया। तो ये था हमारा कि अर्ली एग्जिट आप कंटिन्यू के साथ कैसे लोगे। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हो कि 8 वाला जितना भी रिकॉर्ड था हमारा प्रिंट किया, 0 का रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे बाहर हो गया, और इससे हमारा लूप भी फास्ट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ये हमारा एग्जांपल ऐसे सेकेंड था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। अब यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि थर्ड में एसएपी थर्ड हमारा यहाँ पे एग्जांपल है। हम क्या करते हैं, रीफैक्टरिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशन इनटू फंक्शंस एंड मेथड। अब यहाँ पे रीफैक्टरिंग करने के लिए बोल रहा है, मतलब रीफैक्टर करने के लिए बोल रहा है एसएपी आपको कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कंडीशन है उस कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को क्या करो, आप छोटे छोटे फंक्शन एंड मेथड में डिवाइड करो। सपोज क्या है कि आप अगर बहुत, सपोज आपका 1000 लाइन का कोड है, जो कोड किसी एक काम के लिए, सपोज आप ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हो कस्टमर का, या वेंडर का ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हो, या सपोज आप उसमें कुछ अलग कंडीशन टाइप से अपना कुछ स्टेटमेंट डाल रहे हो, जिस स्टेटमेंट के बेस पे उसका कस्टमर या वेंडर का टोटलिंग आए। तो एसएपी क्या बोलता है कि इस टाइप के एग्जांपल को आप क्या करो, अलग
पीस ऑफ कोड में डालो, जिसको आप या तो किसी फंक्शन मॉड्यूल में क्रिएट करके उस फंक्शन मॉड्यूल के अंदर डालो, या आप क्लास मेथड के अंदर डालो। सपोज अब इस यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन मॉड्यूल और मेथड नहीं बताया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी एक जो SAP स्टैंडर्ड का एग्जिस्टिंग फंक्शन मॉड्यूल है उसका यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे सेव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई हम देख रहे हैं, यहाँ पे पैटर्न में चलते हैं। यहाँ पे एक हमारा होता है करेंट ईयर देने के लिए गेट करेंट ईयर, कोई फंक्शन है इस टाइप का। हाँ, एक फंक्शन मॉड्यूल है हमारा गेट करेंट ईयर का। अब हम क्या करते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम देखते हैं कि एक फंक्शन मॉड्यूल है, और अगर इसी फंक्शन मॉड्यूल का कोड अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर करना होता तो हमें कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता। तो यहाँ पे सपोज हम देखते हैं कि गेट करेंट ईयर पहले करता क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर जाते हैं, इस सारा पैरामीटर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लिया। यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ पे डेटा कीवर्ड से पहले इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। हमने डैश टाइप डैश डन डैश टाइप डैश, ये हमारा सारा यहाँ पे कोड को हमने फॉर्मेटेड कर लिया। अब हमें बोल रहा है कंपनी कोड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू सेशन ओपन करते हैं, AC11 में चलते हैं। कंपनी कोड का कौन सा हमारा टेबल होता है, T001 कंपनी कोड का टेबल है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपनी कोड है हमारा पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा कंपनी कोड है हमारा। यहाँ पे हम लैंग्वेज EN और यहाँ पे हम INR लगा देते हैं एक बार। यहाँ पे 2001 कंपनी कोड है। यहाँ पे अगर लैंग्वेज में हम आते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, लैंग्वेज में हम EN लगा देते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इतना सारा आ रहा है। अब कंट्री में हम IN डाल देते हैं। कंट्री में हम यहाँ पे IN करते हैं। अब देखते हैं हमारा कितना कंपनी कोड आ रहा है। यहाँ पे हमारा 29 कंपनी कोड है। हम इसमें से कोई भी एक कंपनी कोड यूज कर लेते हैं। हम यहाँ से कोई भी एक कंपनी कोड यूज करते हैं एग्जांपल के लिए। कोड एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंपनी कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस कोड को हम अनकमेंटेड करते हैं इस फंक्शन मॉड्यूल के। अब यहाँ पे हम करेंट ईयर हमें देखना है, आज के डेट एंड टाइम हमने यहाँ पे पास कर दिया, एक हमने कंपनी कोड पास कर दिया, और ये सारा वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर देते हैं। इसको हम यहाँ से कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे राइट स्टेटमेंट से प्रिंट भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है, करेंट मंथ है और करेंट ईयर है, प्रीवियस मंथ है एंड हमारा प्रीवियस ईयर है। इसको हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं, एक्टिवेट और सिंटैक्स चेक करते हैं। अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, यहाँ पे करेंट मंथ 3 चल रहा है, अप्रैल मई जून 3 है बिल्कुल। यहाँ पे 2025 फाइनेंशियल ईयर है। इसी टाइप से अगर प्रीवियस मंथ देखते हैं तो प्रीवियस मंथ कौन सा होगा, अप्रैल 2024 होगा। मतलब एक साल अगर आप बैक जाते हो तो अप्रैल 2000 नहीं सॉरी जून है, मई 2024 होगा। यहाँ पे अप्रैल हमारा 01 होगा, मई 02 होगा,
फाइनेंशियल ईयर के मंथ के हिसाब से। अब इसने क्या किया, हमें करेंट मंथ एंड करेंट ईयर दे दिया। अब यहाँ पे हमें बताना ये नहीं था कि फंक्शन मॉड्यूल का हम यूज कैसे करेंगे, हमें बताना था कि अगर सपोज यहाँ पे कितने लाइन का कोड, मुश्किल से आपने यहाँ पे 10-20 लाइन का आपने कोड लिखा है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर निकालने के लिए, करेंट मंथ या प्रीवियस ईयर निकालने के लिए। अब सपोज अगर आप इस फंक्शन मॉड्यूल पे डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितना लाइंस ऑफ कोड है। फिर यहाँ पे एक फंक्शन मॉड्यूल का यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, फिर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितने लाइंस ऑफ कोड है। अब इसके अंदर जब आप जाओगे तो हो सकता है कि इसके अंदर सपोज यहाँ परफॉर्म लगा हुआ है, इस टाइप का बहुत सारा परफॉर्म मतलब बहुत सारा सब रूटीन लगा होगा। अब इस सब रूटीन के अंदर जाओगे तो किसी इंक्लूड के अंदर ये सब रूटीन लगा होगा जिस रेफरेंस से कॉल हो रहा होगा। अब इस सब रूटीन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस का कोड होगा। अब इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे फंक्शंस कॉल हो रहा है। जब इस सारे कोड को एक इंक्लूड के अंदर आप किसी सब रूटीन के अंदर करोगे तो वो कोड हो सकता है आपका 200 लाइन का हो, 300 लाइन का हो या 1000 लाइन का भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे कोड के लिए SAP क्या बोलता है कि आप यहाँ पे क्लास का मेथड यूज करो या फंक्शन मॉड्यूल का यूज करो और आपने अपने इस टाइप के कोड को उसमें सेपरेट कर दो। इससे होगा कि सिर्फ जब प्रोग्राम के अंदर आपको कॉल करना होगा तो आप उस क्लास के मेथड को कॉल करोगे या फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करोगे। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आपका 10-20 लाइन का आप कोड डालोगे, उससे आपका काम हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने बहुत बड़े कोड को फंक्शन मॉड्यूल या क्लास मेथड से सेपरेट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंटेड करता हूँ। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए। एक एग्जांपल है जो SAP आपको हमेशा बोलता है। यहाँ पे क्या बोलता है आपको, यूजिंग केस स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के जगह पे या आप जो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज करते हो उसके जगह पे SAP बोलता है कि सेम टाइप के एक्सप्रेशन के लिए आप यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज करो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको पहले सबसे पहले इसका बेनिफिट दिखाता हूँ कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे शायद इससे पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया था, बट यहाँ पे नेस्टेड डेप्थ में भी इसका हम यूज करके देखते हैं कि नेस्टेड डेप्थ में आप इसका यूज कैसे करोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, डेटा LV डॉक टाइप इसका हम ले लेते हैं कैर 2 ले लिया हमने यहाँ पे, सॉरी बीच में स्पेस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इफ़ एल्स का कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ़ डॉक टाइप इक्वल टू KR, देन यहाँ पे राइट KR, फिर हम इसी को कॉपी करते हैं और नीचे हम यहाँ पे एल्स इसके साथ इसको पेस्ट करते हैं, फिर हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही एल्सिफ लेता हूँ, हो सकता है आपके प्रोग्राम में 50 टाइम हो, 80 टाइम हो, 100 टाइम हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एल्स का कंडीशन लगाते हैं एल्स, और यहाँ पे आप कोई राइट स्टेटमेंट देते हो। अब यहाँ पे KR है तो KR प्रिंट करेगा। सपोज ये डॉक्यूमेंट टाइप हमारा RE होगा तो यहाँ पे RE प्रिंट करेगा। हो सकता है कस्टमर एडवांस का हो तो यहाँ पे CA प्रिंट करे। यहाँ पे पेमेंट का भी हो सकता है, DW हो सकता है। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे OT अदर प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को फॉर्मेटेड करते हैं। अब सिंपल सा है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे हम
DA ले लेते हैं, DA, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेस बनाते हैं। इसमें हमने DA स्टोर कर दिया। यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाकर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे गया आपका कर्सर। अब फर्स्ट कंडीशन से जब आप F5 करोगे तो फिर ये सेकेंड लाइन को चेक करने गया, मतलब सेकेंड आपका जो इफ़ का कंडीशन है उसको चेक करने गया। यहाँ पे सिर्फ हमने टाइप इक्वल टू RE दिया, हो सकता है यहाँ पे इफ़ में आपने 10 या 12 कंडीशन लगाया हो तो सारा कंडीशन को चेक करेगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा, उसको चेक करेगा, फिर नेक्स्ट जाएगा, चेक करेगा, फिर नेक्स्ट जाएगा। यहाँ पर जाकर इसको DA मिला, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा और यहाँ पे क्या करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। DA को इसने प्रिंट कर दिया। अब सेम अगर आप इसको केस स्टेटमेंट के साथ लिखते हो, मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले केस यहाँ पे सेम हमारा LV यही हमारा होगा, और नीचे वेन अगर हमारा KR है तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे को कॉपी करते हैं। हम इस पूरे को बस चेंज करते जाते हैं, वेन, फिर यहाँ पे भी हमने इसमें सारा चेंज कर दिया। इसको हम कोड को फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या एल्स लिया है, यहाँ पे भी वेन होगा, वेन अदर। यहाँ पे आप वेन अदर का यूज करोगे, अगर इसमें से कोई नहीं होगा तो अदर होगा। यहाँ पे आप एंड केस से इसको बंद भी करोगे। अब ये फॉर्मेटेड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका देखो कि आपको बेनिफिट क्या है। हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे केस पे कर्सर डालते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे कर्सर आपका डॉक्यूमेंट टाइप पे है। डॉक्यूमेंट टाइप जो हमने यहाँ पे DA दिया है, ये क्या करेगा, आपका फर्स्ट इसी जगह चेक कर लेगा कि इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप पड़ा है। जैसे आप F5 करोगे यहाँ पे डायरेक्ट आपको पहुँचा देगा, उसी स्टेटमेंट पे पहुँचाएगा जहाँ पे DA, जहाँ पे आपका कंडीशन ट्रू हो रहा है। डायरेक्ट उस पे गया, वहाँ पे जाके उसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट डाला है, जो भी कोड डाला है, उसको एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ से वो बाहर हो जाएगा। तो दोनों में बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे एक एक कंडीशन को चेक करने जा रहा है। अब एक एक कंडीशन को चेक करने जाएगा तो वो आपका टाइम लेगा, उससे आपका परफॉर्मेंस नीचे जाएगा। यहाँ पे केस क्या करता है कि डायरेक्ट आपको उस कंडीशन पे भेज देता है कि जो कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप उस वाले अपने प्रोग्राम के पार्ट को रन कराते हो। जो भी आपका रिजल्ट है या जो भी आप उस कंडीशन के अंदर जो भी आपने कोड डाला है, वो कोड आपका वहाँ पे काम करता है। इसे भी आपको क्या बोलता है कि आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स के जगह पे यहाँ पे आप केस स्टेटमेंट का यूज करो, जिसका बेनिफिट भी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ऐसे भी क्यों बोलता है आप इसका यूज करो। अब हम इसे क्या करते हैं, कमेंटेड करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। 5th एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा एडिटर पे स्पेस बनाते हैं। अब 5th एग्जांपल आपको ऐसे भी बोलता है कि आप ट्राई कैच का यूज करो एरर हैंडलिंग के लिए। ट्राई कैच फॉर एरर हैंडलिंग। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि नेस्टेड डेप्थ के अंदर यहाँ पे एरर हैंडलिंग का क्या काम है। एरर हैंडलिंग तो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम एरर हैंडल करते हैं। तो सपोज आपने क्या किया है कि 200 लाइन का कोड लिखा है जिसमें बहुत सारे लूप्स, इफ स्टेटमेंट, डू वाइल, हो सकता है बहुत सारे टाइप का आपने वहाँ पे कंडीशन डाला है।
और वो कंडीशन आपका हो सकता है कि एक टाइम के बाद सपोज लूप 30 टाइम चला, 40 टाइम चला, किसी कंडीशन में जाकर लूप आपका वहाँ पे फेल कर जा रहा है और फेल करके डायरेक्ट वहाँ से एरर थ्रो कर दे रहा है। वो क्या होगा कि आपके प्रोग्राम के ऊपर बैड इम्पैक्ट डालेगा। हो सकता है प्रोग्राम को किसी ने बैकएंड में शेड्यूल कर रखा, हो सकता है कोई प्रोग्राम का कोई रिपोर्ट हो, बहुत बड़ा रिपोर्ट हो जो एग्जीक्यूट कर रखा, और वो प्रोग्राम आपका जो कंडीशन डाला हुआ है उस कंडीशन के वजह से वहाँ से बार बार वो प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। तो ऐसे भी बोलता है कोई भी इस टाइप का जो अनहैंडल्ड एरर है, उस अनहैंडल्ड एरर को आप क्या करो, ट्राई कैच से उसको वहाँ पे चेक करा लो। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि वो प्रोग्राम आपका लूप जब तक चलता रहेगा आपका प्रोग्राम कभी भी एरर में नहीं जाएगा। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे कि सपोज हम क्या करते हैं कि कोई भी एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक टाइप डिक्लेयर कर लेता हूँ, टाइप्स, इसका नाम हम वैल्यू ही डाल देते हैं, टीटी वैल्यू टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ, हम क्या करते हैं 2 डिजिट का ले लेते हैं, कैर 2 विद एम्प्टी की ले लेते हैं। हमें इसमें कोई की नहीं डालना क्योंकि हमारा इसमें एक ही फील्ड हम लेने वाले हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, कैर 2 का एक यहाँ पे टाइप बना लिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, डेटा lt वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे हम किस टाइप का क्रिएट करने वाले हैं, तो टीटी वैल्यू टाइप का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड ले लेते हैं 1। अब यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर देते हैं, हमने इसको बंद भी कर दिया। अब यहाँ पे हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया और हमने क्या किया यहाँ पे 5 ले लिया। अब सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक इंडेक्स प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे सपोज इंडेक्स प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा जाते हैं, यहाँ पे एक डेटा कीवर्ड ही लेते हैं, डेटा lv वैल इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा टेबल कौन सा है, lt वैल्यू टेबल है हमारा, lt वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडेक्स 3 पास कर दिया हमने और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया और lv वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्सिक्यूट किया, यहाँ पे 3 इसने प्रिंट कर दिया। अब हमारा यहाँ पे हमने कौन सा इंडेक्स दिया था, 3 इंडेक्स दिया था और 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे 3 वैल्यू था, यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। ये है हमारा एग्जांपल कि हम लूप के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीड टेबल कर रहे हैं और टेबल से वैल्यू रीड करते जा रहे हैं। बट सपोज हो सकता है कि आपका लूप लगाओ और लूप में सपोज आउट ऑफ इंडेक्स आपने सिलेक्ट कर लिया। आउट ऑफ इंडेक्स कैसे सिलेक्ट करोगे आप, कि सपोज 5 तक है, आपने यहाँ पे क्या किया 6 डाल दिया। अब आपके टेबल में यहाँ पे 6 इंडेक्स नहीं है। अब आप इसको सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट करो, जब एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका डंप में चला जाएगा, एरर में चला जाएगा। ये एरर में क्यों गया, क्योंकि आपने जो इंडेक्स पास किया है वो आपके टेबल में नहीं था। अब यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम था इसने आपको डंप दे दिया। अब इस टाइप में अगर सपोज आपने यहाँ पे ट्राई कैच लगाया होता तो क्या होता आपका, यहाँ पे हम क्या करते हैं, C38 करके फिर से प्रोग्राम में चलते हैं। अब सपोज आपने यहाँ पे अगर इस एरर को कैच किया होता तो अगर सपोज ये फेल भी करता तो आपको उस इंडेक्स के लिए एरर नहीं देता, प्रोग्राम आपका कंटिन्यू रहता, लूप आपका कंटिन्यू रहता। इससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। परफॉर्मेंस क्यों बढ़ेगा कि सपोज आप लूप में सपोज 1 लाख रिकॉर्ड के लिए आपने लूप तो चला दिया पर 95,000 रिकॉर्ड पे गया, वहाँ पे कोई एरर आया, आपका बाहर हो गया, फिर आप दोबारा चलाओगे, फिर थर्ड टाइम चलाओगे और उतना बड़ा प्रोग्राम को डिबग करके पता लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए डेवलपमेंट साइड में बोलता है कि जब भी आप कोड करो तो हर एक कोड को पूरे कंट्रोल में करो। आप वहाँ पे हर टाइप का वैलिडेशन लगाओ जिससे आपका प्रोग्राम बेटर बने, आपका कोडिंग का स्टैंडर्ड अच्छा हो।
अब यहाँ पे सपोज हम क्या करते हैं, अगर ट्राई कैच लगाते हैं इसी के लिए, यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्राई लगाया, ट्राई, और उस एरर को हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे कैच कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी एक एरर ले लेते हैं। यहाँ पे लाइन नॉट फाउंड का है हमारा कोई, इसमें आई टैब में हमारा लाइन नॉट फाउंड है। हम इसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं एक इनलाइन वेरिएबल में। इसका नाम हम डाल देते हैं ERR एरर, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एंड ट्राई को बंद कर देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ट्राई कैच का ब्लॉक लगा दिया। अब हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस प्रोग्राम में अभी हमें डंप दे रहा था, बट अभी हमने यहाँ पे ट्राई कैच कर लिया इस एरर को और एंड ट्राई लगा दिया, हमारा एरर यहाँ से चला गया। अब इस टाइप से आप अगर अपने प्रोग्राम में आपको लग रहा है कि इस टाइप से अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आएगा हमारा प्रोग्राम यहाँ पे, या डिवाइड बाई 0 हो सकता है, जब आप लूप का कंडीशन या कोई भी कंडीशन आप जब एग्जीक्यूट करें इफ़ के साथ या डू वाइल के साथ, तो आपको लगता है कि यहाँ पे एरर थ्रो कर सकता है, तो वहाँ पे SAP भी बोलता है आपको वहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाओ और वहाँ पे आप एरर हैंडलिंग करो। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को ज़्यादा बेटर बना सकते हो। ये था हमारा नेस्टेड डेप्थ का पॉइंट, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने वेब प्रोग्राम को बेटर बनाने के लिए नेस्टेड डेप्थ में क्या क्या चेंजेज कर सकते हो।